डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स में आप लोगों ने जब भी कोका कोला पिया होगा या पेप्सी पी होगी तो आपने देखा होगा कि उनके एक तो बॉटल होती है, उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है और डिफरेंट जो कलर्स हैं उनके भी डिस्टिंग्विश होते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर रेड कलर होगा तो रेड ही होगा, यहाँ वाइट होगा तो वाइट ही होगा, पेप्सी में यहाँ पे ब्लू होगा तो ब्लू ही होगा। और इस तरह से एक जो है वो सर्कल में ट्राई कलर दिए होते हैं, ठीक है। एंड नेम भी इस तरह से ही लिखा होता है पेप्सी एंड कोका कोला में। तो इनको क्या बोलते हैं? इनको ट्रेडमार्क्स बोलते हैं। मतलब वो मार्क्स जो कि किसी गुड के लिए या किसी सर्विस के लिए जो है वो दिए जाते हैं और वो डिस्टिंक्टिवनेस होती है उनकी कि वो दूसरी चीज़ से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं। मतलब अगर कहीं कोका कोला लिखा होगा तो अगर इस तरह से लिखा होगा तो आपको पता ही है कि ये कोका कोला की ही बॉटल होगी और इसमें सॉफ्ट ड्रिंक होगा जो कि आप पी सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडमार्क्स होते हैं। जैसे डिफरेंट टाइप्स के ट्रेडमार्क्स यहाँ शो किए गए हैं। तो ट्रेडमार्क्स में ये ज़रूरी नहीं है कि कोई लिखा होगा तो वही ट्रेडमार्क होगा। मतलब ट्रेडमार्क आपकी शेप भी हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोका कोला की जो बॉटल होती है उसकी एक पर्टिकुलर शेप होती है, उसका उसने उस कंपनी ने जो है वो ट्रेडमार्क लिया हुआ है। मतलब उस शेप की कोई और कंपनी उस शेप की बॉटल में कोल्ड ड्रिंक नहीं बेच सकती है, ठीक है। वो उसका राइट है। ट्रेडमार्क भी एक राइट आता है हमारा, जो हम राइट्स पढ़ रहे हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ रहे हैं, तो ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है उसका, उस बॉटल का शेप का, ठीक है। और उसका नेम, जैसा कोला, इस अगर कोका कोला है तो कोका कोला की जगह आप कॉफ़ी नहीं बेच सकते। कोका कोला आप तो क्या, कोई भी नहीं, और दूसरे जो है, एक तो कॉफ़ी नहीं दी जा सकती, दूसरे कोई और ड्रिंक की कंपनी, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला के नाम पे अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सकती है, ठीक है। अगर वो ऐसा करती है तो उसके लिए जो है जो यहाँ पे लॉज होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के, उसके उनमें जो है उसके लिए पनिशमेंट का जो है वो क्लॉज होते हैं। अब देखिए सिंबल, मतलब ट्रेडमार्क के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं? या तो पर्टिकुलर शेप हो सकती है, नेम हो सकता है, या जैसे ये सिंबल है, ठीक है, ये मैकडॉनल्ड्स के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है, तो सिंबल को भी ट्रेडमार्क के लिए के लिए हम जो है रखते हैं। तो या फिर कोई स्लोगन है, स्लोगन मतलब पूरे एक फ्रेज़ लिखा हुआ है, जैसे इसी के लिए मैकडॉनल्ड्स के लिए क्या लिखा जाता है? आई एम लविंग इट, ओके। तो ये स्लोगन दिया गया है उन्होंने ही उस कंपनी वालों ने, और उसके लिए उनका ये ट्रेडमार्क है। मतलब आई एम लविंग इट कोई और लविन है, और ये लविंग भी नहीं है, लविन इट, और इन वर्ड्स को या इस स्लोगन को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। और कलर, इवन कलर तक के लिए, जैसे हमने पीछे किया था अभी कि जो पेप्सी का कलर है वो ब्लू कलर का है और ट्राई कलर की इस तरह से बॉल आती है, और ब्लू वाइट, और है ना, हमने यहाँ पे किया था ना पिछली स्लाइड में। तो उस तरह से जो कलर है वो भी प्रोटेक्टेड होते हैं। पर्टिकुलर कंपनी ने उन कलर्स के लिए भी प्रोटेक्शन ली होती है कि इस कलर को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। या कोई लोगो टाइप है, जैसे ये इस तरह के लोगो होते हैं ना, तो उस तरह से भी ये भी आपके ट्रेडमार्क्स में आते हैं, लोगो भी, ठीक है। जैसे कई तरह के लोगो अभी आपने देखे होंगे अपने आसपास, आप बहुत तरह के लोगो देखते हो। इवन आपने एप्पल का लोगो देखा होगा, ठीक है। तो उसमें भी एप्पल की बिटन एप्पल की शेप है एंड लीफ है उसके ऊपर, तो वो भी एक लोगो है। अगर कोई उसके लोगो को, इवन की कोई एप्पल जो एक्चुअल में एप्पल है, सेब है, उसकी जो बॉक्स होता है उसके ऊपर भी आप एप्पल फ़ोन का लोगो यूज़ नहीं कर सकते हो। रादर वो एप्पल है भी नहीं आप यूज़ कर सकते, बिकॉज़ ये उसकी कंपनी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आता है।
देन ये डिफरेंट टाइप्स के, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये शेप्स और ये सब चीज़ें, क्योंकि जब हम इसकी डेफिनेशन करेंगे जो कि आपको एग्जैक्टली वैसी ही लिखनी पड़ेगी जो कि आपको दी होती है अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999 होता है, उसके अंडर उसको उसकी डेफिनेशन दी जाती है। तो उसको सब उस डेफिनेशन को जब आप समझेंगे तो वो आप इन सब चीज़ों को अगर आपने देखा होगा तो वो डेफिनेशन आपको इजीली समझ में आ जाएगी। अच्छा, अब हमने क्या किया कि नेम हो सकता है, शेप हो सकती है, स्लोगन हो सकता है, या फिर कोई लोगो हो सकता है, कोई वर्ड, इवन कोई वर्ड भी आपका ट्रेडमार्क हो सकता है। जैसे एप्पल के लिए एप्पल वर्ड दिया गया है, तो दिस मीन्स कोई खाने वाला एप्पल नहीं है ये एक जो सेल फ़ोन की आईफोन की कंपनी है उसने अपने फ़ोन के लिए एप्पल जो है वर्ड को ट्रेडमार्क ले लिया है। मतलब इवन जो खाने वाला एप्पल जो हम इतने सालों से ए फॉर एप्पल सुनते आ रहे हैं उसके लिए भी एप्पल ट्रेडमार्क नहीं है। ट्रेडमार्क एप्पल आईफोन ने ले लिया, ठीक है। एंड देन लोगो, ये लोगो अगर आपको इस तरह का लोगो दिखता है तो आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है इमीडिएटली? नाइकी, है ना। तो नाइकी के शूज़ आते हैं तो उसके लिए ये लोगो दिया जाता है, या डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट आते हैं उसके लिए इस तरह का लोगो लगाया होता है। देन वर्ड और लोगो भी किया जा सकता है, जैसे नेस्ले, है ना, चॉकलेट आती है नेस्ले, ठीक है, उसके लिए इस तरह का वर्ड यूज़ करते हैं और इस तरह का लोगो, ठीक है, इस तरह का लोगो यूज़ किया जाता है। तो ये इकट्ठा अगर आपका लोगो और ये वर्ड यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब है ये एक चॉकलेट है। इवन शेप्स ऑफ द गुड, शेप ऑफ द गुड मीन्स जैसे आपका डिटॉल का सोप है मान लो, ठीक है, डिटॉल का सोप है और उसके लिए जो है इस तरह की शेप दी जाती है, ठीक है। आप देखते हैं उसमें ऊपर लिखा भी होता है कुछ, तो उस शेप को डिटॉल ने अपना ट्रेडमार्क बनाया हुआ है। उस शेप को कोई और सोप यूज़ नहीं कर सकता है। तभी आप देखते हैं ना कि थोड़ा सा ही फ़र्क हो बेशक सोप की जो शेप है, लेकिन उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। और शेप्स में और क्या जाता है, जैसे मान लो किटकैट की चॉकलेट खाते हैं सभी, ठीक है, तो उसमें आप देखते हैं कि उसमें 4 इस तरह से ब्रिक्स बनी होती हैं और उसके बीच में यहाँ पे गैप होता है, तो फटाफट आप यहाँ से तोड़ते हो और उसको खा जाते हो, और 4 का बना होता है वो। अब आप दूसरी चॉकलेट खाते हो डेयरी मिल्क, तो उसमें कैसे बने होते हैं, इस तरह से बने होते हैं, ठीक है। तो ये डेयरी मिल्क का शेप का ट्रेडमार्क लिया हुआ है उसने, डेयरी मिल्क चॉकलेट ने, सॉरी, ठीक है, चॉकलेट ने लिया हुआ है ट्रेडमार्क। तो ये हैं ट्रेडमार्क्स। तो अगर हम डेफिनेशन पे आएँ तो यहाँ पे जो पहले दी गई थी डेफिनेशन, ये सेकंड डेफिनेशन जो है वो यूज़ की जाती है आजकल अकॉर्डिंग टू ट्रेडमार्क एक्ट 1999, लेकिन उसकी डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 2 पैरा 1 में क्लॉज 1 और पैरा एम में भी दी गई है। दैट इज़ व्हाट इज़ अ मार्क, मार्क की डेफिनेशन दी गई है पहले, तो इसी को ही पहले ट्रेडमार्क की डेफिनेशन में ले लेते थे। तो उसने कैसे डिफ़ाइन किया इसको कि मार्क इंक्लूड्स अ डिवाइस, ब्रांड, हेडिंग, लेबल, टिकट, नेम, सिग्नेचर, इवन सिग्नेचर, नेम को भी, वर्ड, जैसे अभी हमने पीछे किया ना वर्ड को, कोई भी वर्ड था जैसे एप्पल वर्ड था तो उसको आईफोन ने लिया। लेटर, जैसे हमने एम का लेटर ले लिया है, ठीक है। डब्लू के आते हैं तो डब्लू वर्ड उसने ले लिया है, डब्लू के प्रोडक्ट्स जो आते हैं कुर्ते वगैरह, ठीक है। तो न्यूमरल को, नंबर को भी ले सकते हैं मार्क की उसमें। शेप ऑफ द गुड, जैसे चॉकलेट्स वगैरह की शेप मैंने बताई आपको, ठीक है। या किसी चीज़ की पैकिंग किस तरह से की है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में आपने देखा होगा कि आपने जब भी कोई चीज़ आप मंगाते हैं अगर वो वेजिटेरियन हो तो इस तरह से डॉट लगा होता है और ग्रीन कलर होता है उसके ऊपर। तो अगर ग्रीन कलर है तो जो लेने वाला कस्टमर है वो समझ जाता है कि ये वेजिटेरियन ही होगा, टोटली वेजिटेरियन। इसकी भी एक इमेज मैं
और कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स में जैसे मैंने बताया कि पेप्सी जो है उसमें ये ट्राई कलर ही यूज़ होगा, ठीक है, यही वाले कलर जो हैं वो यूज़ किए जाएंगे। और अगर आपका ये मैकडॉनल्ड्स है तो उसमें किस कलर का रहेगा, तो वो कलर जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं उस कलर के। अगर एम से कोई और दूसरी कंपनी भी चलाता है लेकिन वो कलर नहीं यूज़ कर सकता। फिर मान लो एम किसी को ट्रेडमार्क देना है अपनी किसी प्रोडक्ट का, तो पर वो कलर नहीं यूज़ कर सकता वैसा जैसा मैकडॉनल्ड्स ने किया हुआ है, ठीक है, या किसी भी तरह का कॉम्बिनेशन देयर ऑफ। तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द मार्क। अब ट्रेडमार्क की डेफिनेशन, अब ये सेक्शन देखिए, यहाँ पे अगर आप सेक्शन भी लिख दें तो आपका जो क्वेश्चन है या डेफिनेशन है वो ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं इसमें। कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999, ये भी याद रखना है आपको। मैंने जितने भी एक्ट आपको अभी तक बताए हैं, कॉपीराइट बताया है या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो भी पढ़ा है हमने, उसमें जो ईयर्स हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ट्रेडमार्क एक्ट का कौन सा ईयर है? 1999 यूज़ होता है, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 यूज़ होता है। और इसके जो सेक्शन 2 और क्लॉज 1 पैरा ZB में ट्रेडमार्क की डेफिनेशन दी गई है ना। इस तरह से पढ़ते हैं इसको, सेक्शन 2 और क्लॉज 1 एंड पैरा ZB, ठीक है। तो ट्रेडमार्क की क्या डेफिनेशन है? ट्रेडमार्क्स मीन्स अ मार्क, पहली बात तो ये एक मार्क है, कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जिसको कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जा सकता है, एंड विच इज़ कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग द गुड्स और सर्विसेज ऑफ वन पर्सन फ्रॉम दोज ऑफ द अदर, है ना। डिस्टिंग्विश करता है ना ये, जो कि कैपेबल होता है किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की सर्विस को दूसरे पर्सन की सर्विस से अलग करने में। एंड मे इंक्लूड द शेप ऑफ द गुड्स, देयर पैकिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स। तो अब ये डेफिनेशन आती है ट्रेडमार्क की, ठीक है। तो ये बिल्कुल डिस्टिंग्विश कर देता है। अब मान लो यहाँ पे पर्सन की भी बात हुई है कि सर्विस ऑफ द पर्सन से भी हम लोग बता सकते हैं। यहाँ पे मैं एक अगर आपको पर्सन की बात करूँ तो सपोज़ आपके सामने मैं एक ट्रेडमार्क का या एक ट्रेडमार्क का एक वो बताती हूँ, SRK, ठीक है। अगर मैं SRK लिखती हूँ कहीं पे भी तो मेरे दिमाग में कौन सी पिक्चर बनती है? आई होप आप सबके दिमाग में आ गई होगी, ठीक है, शाहरुख खान। तो ये पर्सन जो हैं वो, उनका काम जो है वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है और SRK का उन्होंने ट्रेडमार्क लिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये क्यों लिया गया? एक्चुअली ऐसा होता था, कई बार ऐसा होता है कि कोई दूसरा जो है जैसे मान लो यहाँ बिलासपुर में एक कंपनी खोल दी एक्टिंग के लिए, किसी ने यहाँ पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल दिया, ठीक है, एक्टिंग के लिए। तो वो क्या करते थे पहले कि ये वाला जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे एक्टिंग की जो है क्लासेस दी जाएंगी और ये शाहरुख खान ने जो है वो ये चलाया हुआ है एक्टिंग का स्कूल। तो ऐसे झूठे फ्रॉड करते थे लोग। यहाँ पे तो नहीं होता है यहाँ पे तो, लेकिन बड़े मुंबई वगैरह शहरों में ऐसा होता था कि शाहरुख खान के नाम पे जो है वो अपनी कंपनी चला देते थे। तो फिर उन्होंने अपने नाम का ट्रेडमार्क ले लिया कि मेरे नाम का कोई मिसयूज़ ना कर सके, है ना, कोई भी दूसरे लोग। तो इसलिए उनको SRK का ट्रेड मार्क मिल गया था। और अब नेम से ही यहाँ पे उन पर्सन का सर्विसेज भी डिफ़ाइन हो जाती हैं। जैसे अगर SRK है तो हमें पता है ये फिल्म इंडस्ट्री से है। लेकिन एक और मैं पूछूं अगर आपसे, एक और हैं पर्सन जिन्होंने इसी तरह से नेम की अपने जो है ट्रेडमार्क लिया हुआ है, जो SRT। तो ये किसका ट्रेडमार्क है? दिस इज़ द ट्रेडमार्क ऑफ सचिन तेंदुलकर। सचिन रमेश तेंदुलकर है उनका नाम। तो SRT अगर आए तो उनका जो फील्ड ऑफ सर्विस है दैट इज़ क्रिकेट,
ठीक है, वो हो गया। एक और मैं फिल्म इंडस्ट्री से अगर बात करूं तो एक खिलाड़ी कुमार या खिलाड़ी, तो आपके दिमाग में किसकी इमेज बन रही होगी? इसका भी ट्रेडमार्क अप्लाई किया था इन्होंने, अक्षय कुमार की इमेज बन रही है ना आपके दिमाग में, तो उन्होंने किया था क्योंकि वो खिलाड़ी नाम से बहुत सारी मूवीज़ इन्होंने की थी। लेकिन अब इनको ये ट्रेडमार्क मिला है कि नहीं मिला है, इसके लिए मैं इतना श्योर नहीं हूँ, क्योंकि खिलाड़ी तो आपके जो ये नॉर्मल खिलाड़ी होते हैं, जो एक्चुअल स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, वो भी अपने लिए यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, खिलाड़ी कुमार का इनको मिल सकता है ट्रेडमार्क। तो इस तरह से ये पर्सन जो हैं इन्होंने भी अपने ट्रेडमार्क लिए हुए हैं। देन नेक्स्ट आ जाता है कि ये देखिए, अब ट्रेडमार्क में बी डेजिग्नेटेड बाय द फॉलोइंग सिंबल्स। अब यहाँ पे ट्रेडमार्क जो है, जब भी आप किसी कंपनी का लोगो देखते हैं या किसी चीज़ के ऊपर लोगो देखते हैं, तो उसके साइड में जो है या तो TM लिखा होता है या SM लिखा होता है या R लिखा होता है। ठीक है, TM का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क। ठीक है, दैट इज़ अ मार्क यूज्ड टू प्रमोट और ब्रांड गुड्स। ये अभी मैं बताऊंगी आपको। SM मीन्स सर्विस मार्क, फॉर एन अनरजिस्टर्ड सर्विस मार्क है ये। दैट इज़ द मार्क यूज्ड टू प्रमोट एंड ब्रांड, प्रमोट और ब्रांड सर्विसेज। ये सर्विसेज के लिए दिया जाता है, ये गुड्स के लिए दिया जाता है। SM और TM ये वन एंड द सेम थिंग है, एक गुड के लिए और एक सर्विस के लिए। और R इस तरह से अगर मार्क हो तो इट इज़ फॉर अ रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क। ये किसके लिए होता है? रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क के लिए होता है। एक्चुअली होता क्या है कि जब जहाँ से हमने ट्रेडमार्क लेना है उसके ऑफिस में ट्रेडमार्क के लिए एप्लीकेशन सबमिट की जाती है, तो वो एप्लीकेशन कंट्रोलर के पास जब रहती है, तो जब हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की, यहाँ पे हमने एप्लीकेशन दी, ठीक है, और यहाँ के बाद यहाँ पे मान लो 2-3 महीने के बाद वो उसमें वो हमारी रजिस्टर्ड हुई एप्लीकेशन। ठीक है, तो रजिस्टर होने के बाद तो उस ट्रेडमार्क को ये वाला R मिल जाएगा, सिंबल मिल जाएगा कि ये ट्रेडमार्क में आ गया है अब। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन देने और रजिस्ट्रेशन मिलने के बीच में कोई भी कंपनी या कोई भी पर्सन जो है उस मार्क को TM करके यूज़ कर सकता है, उस मार्क को TM लिख के यूज़ कर सकता है टू प्रमोट टू प्रमोट द गुड। ठीक है, प्रमोट करने के लिए TM करके उसको यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि ये देखिए, अच्छा आप हर यहाँ रह रहे हैं सिटी में, तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि हंगरी पॉइंट से जब भी आप पिज़्ज़ा मंगाते हो तो कभी आपने उसको देखा है कि हंगरी पॉइंट के यहाँ पे एक तो ये देखिए ग्रीन कलर का इस तरह का लोगो होता है, जिसमें कि ग्रीन कलर से कलर किया होता है, तो इसका मतलब प्योर 100% वेज। इसका मतलब आपको पता चल जाएगा कि ये 100% वेज है, तो वेजिटेरियन लोग इसको बिना किसी उसके खा सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्शन के। और हंगरी पॉइंट, जो ये वाला हंगरी पॉइंट का जो वर्ड है, इसके ऊपर R लिखा होता है। ये देखिए R, देखना अब नेक्स्ट टाइम जब भी मंगाओगे पिज़्ज़ा, बर्गर या कुछ भी, ठीक है, तो उसमें R लिखा होता है। तो R का मतलब है ये जो हंगरी पॉइंट है, ये इसको ये रजिस्टर्ड मार्क है, रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क है। ठीक है, हंगरी पॉइंट को कोई और यूज़ नहीं कर सकता है, सिर्फ यही हंगरी पॉइंट जो पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ये यूज़ करते हैं, तो वही कंपनी इसको यूज़, जो ये बनाते हैं वही कंपनी इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, और हर कोई नहीं हंगरी पॉइंट के लिए कि हंगरी पॉइंट का कोई भी उसके कंपनी का नाम ख़राब होता है ना, कि हंगरी पॉइंट के नाम पे कोई भी कुछ भी भेज दे। अब यहाँ पे देखिए, ये अगेन मैकडॉनल्ड्स के लिए आई एम लविंग इट, इन दोनों के ऊपर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? TM। ये देखिए TM, यहाँ पे भी TM, इस स्लोगन के ऊपर भी TM है और इस मार्क के ऊपर भी TM है। मतलब ये ट्रेडमार्क तो है,
लेकिन अभी ये प्रोसेस में है, इसको रजिस्टर्ड अभी ये नहीं हुआ है। एप्लीकेशन दी है और प्रोसेस में है, रजिस्टर्ड हो जाएगा तो यहाँ आपको आर लिखा हुआ मिलेगा फिर। ठीक है, अब देखो लेज़ लेज़ आता है ना ब्रांड चिप्स वगैरह के लिए, तो उसके ऊपर आर लिखा होता है, इसके स्लोगन के ऊपर भी आर लिखा होता है, इसके जो ये डिज़ाइन है इसके ऊपर भी आर लिखा होता है। इसका कलर देखिए, येलो और रेड वाइट ये यूज़ किए जाते हैं कलर कॉम्बिनेशंस, तो ये रजिस्टर्ड है लेज़ के लिए, है ना। तो यहाँ से आप अब डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अगर आपके घर में कोई भी चीज़ आती है कि कौन सा ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है और कौन सा आपका अभी प्रोसेस में है। तो आप वैसे जो रजिस्टर्ड होते हैं उस तरह का कोई भी बिजनेस में अगर आप जाते हो तो उस तरह का वर्ड को यूज़ ना करें, क्योंकि अगर आप वो वर्ड यूज़ करते हो, मान लो आपने कल को यहाँ पे खाने का कोई पिज़्ज़ा का कोई जैसे हमारा पिंटू बर्गर है, ठीक है, उसने अगर वो अपने वहाँ पे जो उसका जहाँ पे वो बेचता है उसको, उसके ऊपर अगर हंगरी पॉइंट लिख दे तो वो नहीं कर सकता उसको। भूख तो वो भी मिटा रहा है लेकिन नहीं कर सकता वो, बिकॉज़ वो हंगरी पॉइंट वालों का ही ट्रेडमार्क है। देन फीचर्स क्या होते हैं ट्रेडमार्क के? फीचर्स ऑफ द ट्रेडमार्क या फिर मतलब ट्रेडमार्क के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहली चीज़ कि डिस्टिंक्टिवनेस। तो डिस्टिंक्टिवनेस मीन्स कि दिस इज़ द एबिलिटी ऑफ अ थिंग टू डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ फ्रॉम अदर्स। मतलब एकदम ट्रेडमार्क को देखें आप और एकदम पता चल जाए कि ये इसके लिए है ना, कि ये डिस्टिंक्ट है इसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। जैसे मान लो नेस्कैफ़े है ना, नेस्कैफ़े हम लोग यूज़ करते हैं, तो नेस्कैफ़े के लिए हमें पता चल जाता है कि ये कॉफ़ी का ही ब्रांड है, तो डिस्टिंक्ट हो गया वो दूसरी चीज़ों से, ठीक है। और है ना, पता चल जाना चाहिए एकदम, इसकी ट्रेडमार्क की ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए। वही मैंने बोल दिया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, हंगरी पॉइंट हो गया, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ हंगरी पॉइंट है तो खाने पीने की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और इस तरह से जैसे मान लो अगर आप ये देखिए अब यहाँ पे ये अगर कोई 4 सर्कल यूज़ हो रहे हैं इस तरह से, तो मीन्स ये एक कार है और आपको उसका देख के ही पता चल जाएगा, है ना। टाटा वालों की कार होती है, आपको देख के पता चल जाता है कि ये टाटा की कार है ना। तो डिस्टिंक्टिवनेस होनी चाहिए ट्रेडमार्क की। देन नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए वो, कि उसको नॉन डिस्क्रिप्टिव मतलब कि उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी पड़नी चाहिए। जैसे मान लो हंगरी पॉइंट है तो हंगरी पॉइंट में बाहर से ही देख के पता चल जाएगा जो भी कस्टमर होगा कि यहाँ पे क्या मिलता होगा, ना कि वो अंदर जाके पूछेगा जी आपके पास क्या मिलता है, जी आपके पास पिज़्ज़ा मिलता है, जी आपके पास दालें मिलती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो नॉन डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए ट्रेडमार्क, ठीक है। जैसे सपोज़ कई सालों से आपके घरों में कपड़े धुल रहे हैं, तो सर्फ़ एक ऐसा नाम है जिसको जब आपको बोला जाता है कि सर्फ़ लेके आओ, तो सर्फ़ मतलब ठीक है वो तो एक कंपनी का नाम दिया हुआ है, लेकिन सर्फ़ इटसेल्फ डिटर्जेंट मीनिंग तो नहीं होता ना। और दूसरी चीज़ कि सर्फ़ को जब भी बोला जाएगा वर्ड को, तो आप उसकी जगह बिस्किट थोड़े लाओगे कि सर्फ़ के बिस्किट दे दो, तो वो नॉन डिस्क्रिप्टिव है। सर्फ़ है तो इसका मतलब आपको क्या लेके आना है, डिटर्जेंट लेके आना है, ठीक है। डिटर्जेंट ही लेके आना है आपको वॉशिंग के लिए, और कोई चीज़ नहीं लेके आनी है। तो आपकी अगर सर्फ़ कंपनी का जो डिटर्जेंट है वो वहाँ पे शॉप में ख़त्म भी हुआ तो आप दूसरी कंपनी का ले आओगे, अगर आपकी मम्मा ने बोला होगा कि दूसरी कंपनी का लेके आ जाते आप, क्योंकि डिटर्जेंट ज़रूरी है घर में, ठीक है। कैडबरीज़ हैं, चॉकलेट के लिए यूज़ किया जाता है ना। देन पर्सनल नेम्स एंड सरनेम्स, क्योंकि नेम्स और सरनेम तो एक जैसे भी हो सकते हैं ना। जैसे मान लो मेरा नाम सो एंड सो है और मेरा सरनेम, मेरे नाम के और मेरे सरनेम के जैसे कई लोग हो सकते हैं। जैसे मान लो राम शर्मा, तो राम
शर्मा के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो राम शर्मा का ट्रेडमार्क नहीं कोई भी इंसान ले सकता, क्योंकि वो उसका नाम तो कोई भी यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो पर्सनल नेम एंड सरनेम्स को दे कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज ट्रेडमार्क्स। तो ये फीचर है कि पर्सनल नेम्स और सरनेम्स को ट्रेडमार्क के लिए रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो तो अलग बात है कि आपका शाहरुख खान ने भी शाहरुख खान नहीं लिया, SRK, उसका ट्रेडमार्क SRK है। देन इनफाइनाइट टर्म के लिए वो यूज़ होता है। इनफाइनाइट टर्म मतलब कि वो फिक्स टाइम के लिए नहीं है कि आपको अगर SRK को नाम मिला है तो वो 10 सालों के लिए मिला है, 10 साल के बाद कोई और भी उसको यूज़ कर सकता है, नहीं, वो इनफाइनाइट टर्म के लिए होता है, वो हमेशा के लिए होता है, इनफाइनाइट पीरियड के लिए है वो ट्रेडमार्क। ठीक है, और उसको बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था फीचर्स ऑफ द ट्रेडमार्क। देन हिस्ट्री ऑफ ट्रेडमार्क में इनिशियली जो है ट्रेडमार्क लॉ जो है दैट वाज इंक्लूडेड इन द पेरिस कन्वेंशन 1883 एंड देन 1891 का मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क्स का लॉ आया। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, क्योंकि इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन का था ये, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि सिंप्लीफाई कर दिया जाए प्रोसीजर फॉर फाइलिंग ऑफ ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क फाइल करने के लिए जो प्रोसीजर होता है, बहुत ही हेक्टिक प्रोसीजर जो पहले फॉलो किया जाता था, वो प्रोसीजर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाए। ठीक है, वेरियस कंट्रीज़ में, और जो ट्रेडमार्क होल्डर्स हैं वो जो हैं, जैसे मान लो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जब भी पहले क्या होता था कि एक कंट्री का ट्रेडमार्क फिर दूसरी कंट्री में उसको अलग तरह से भी यूज़ करना, या फिर मतलब हर ये कंट्री का ट्रेडमार्क जो है वो दूसरी कंट्री में भी उनको पता चल जाए कि ये ट्रेडमार्क ये उस कंपनी के लिए है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे जो है वो ट्रेडमार्क है और दूसरी कंट्री में जाएं तो वो वैसे कई सारे ट्रेडमार्क मिले आपको। ठीक है, तो अवॉइडिंग मल्टी कंट्री ट्रेडमार्क फाइलिंग, या फिर फाइलिंग के लिए भी कि ऐसा नहीं हो कि एक कंट्री में उन्होंने ट्रेडमार्क लिया है और दूसरी कंट्री में अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो वो दोबारा से उनको फाइल करना पड़े, तो उससे वो ना हो, ये चीज़ें ना हों, तो उसके लिए ये वाला इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क आया था, मैड्रिड एग्रीमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ मार्क 1891। और फिर उसके बाद अब जो यूज़ किया जाता है दैट इज़ जो आपका रहेगा ट्रेडमार्क एक्ट 1997 और 1997, लेकिन वो जो इम्प्लीमेंट हुआ था 1999 जो है वो अब यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दिस इज़ द हिस्ट्री ऑफ द ट्रेडमार्क लॉ। आपने ये डेट्स याद कर लेनी है, कई बार पूछी जा सकती हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।